स्वागत अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को हमारी सीधी व सरल भाषा में कैग नाम से पुकारते हैं। हम ये कहते हैं कि कैग का प्रावधान क्या भारतीय संविधान में किया गया है या नहीं किया गया है। इसके अलावा कैग के क्या कार्य हैं, इनका गठन कैसे होता है, इनकी क्या संरचना है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इसके अलावा इनके वेतन व भत्तों के बारे में क्या जानकारी मिलती है। जितने भी ये समस्त प्रश्न हैं, इन एक एक प्रश्नों को हम यहाँ हल करेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये है कि कैग होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि कैग होता क्या है, और इसके अंतर्गत हमने लिखा है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अगर बातचीत करें कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक में नियंत्रक का मतलब क्या होता है, महालेखा परीक्षक का मतलब क्या होता है। केंद्र सरकार माने, राज्य सरकार माने, हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि केंद्र सरकार के पास में इतना पैसा है, केंद्र सरकार अपनी मन मर्जी से खर्च करती है। केंद्र सरकार चाहे तो किसी राज्य को ज़्यादा दे सकती है, किसी को कम दे सकती है, किसी विभाग में ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है, किसी विभाग में कम खर्च कर सकती है। किसी विभाग में जैसे ये घोटाले वगैरह होते हैं, तो क्या इनकी भी कोई नकेल कसने वाला कोई अधिकारी होता है? क्या वो भी कोई काम ऐसा उनको ध्यान रखने वाला भी कोई अधिकारी होता है या कोई विभाग होता है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार के जितने भी खर्चे हैं, उन खर्चों की जो निगरानी रखने का काम करता है, उसका नाम है कैग। उसको हम सीधी भाषा में कहते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। हम यह कहें कि नियंत्रक का मतलब क्या होता है, तो नियंत्रक का मतलब होता है केंद्र सरकार की खर्चों की क्या रखनी है, निगरानी। ये केंद्र सरकार के जितने भी खर्चे हैं, उन खर्चों की यह क्या करता है, निगरानी रखता है। इसके अलावा महालेखा परीक्षक, इसका मतलब यह होता है, ये जो महालेखा परीक्षक है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी केंद्र सरकार के पास में जो पैसे हैं, सरकार के पास पैसे, ये सरकार के पास पैसे हैं, इन पैसों का उपयोग सही हुआ है या नहीं हुआ है, उपयोग सही हुआ है या नहीं हुआ है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि कैग का मतलब क्या होता है। अगर सीधी सरल भाषा में बातचीत करें तो कैग, इसके अलावा अगर बातचीत करें तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक का मतलब होता है निगरानी रखना। किसकी निगरानी रखना? जितने भी केंद्र सरकार के पास में पैसे हैं, उन पैसों के वित्त विभाग के, वित्त मंत्रालयों की निगरानी रखना कि ये पैसों का जो लेन देन है, पैसों का जो हिसाब किताब है, पैसों का जो खर्चों है, इसका निगरानी ये कौन रखता है, कैग रखता है। इसके अलावा महालेखा परीक्षक के पास में इसका मतलब यह होता है कि सरकार के पास में जो पैसा है, उस पैसों का सही उपयोग हुआ है या नहीं। अभी वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे पूरे बजट का हम 50% भाग हम कोरोना महामारी में लगाना चाहते हैं, और कोरोना महामारी में वो 50% भाग पूरा का पूरा बजट का वो लगाता है। तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ये जांच करता है कि वास्तव में जो पैसा है वो कोरोना महामारी में लगा है या नहीं लगा है, या किसी कोरोना महामारी के नाम से किसी अन्य विभाग में पैसा गया है, या कोई बीच में किसी ने घोटाला या गफला तो नहीं कर दिया गया है। इसकी जाँच कौन करता है? वो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक करता है। इसके अलावा कभी कभी हमें पता चलता है कि पिछले मनमोहन सिंह सरकार में या और कोई सरकार हो, जिस XYZ सरकार कहें, कि उस सरकार में घोटाला हुआ और घोटाला पकड़ा गया। लेकिन ये घोटाला पकड़ने का जो काम करता है, उस प्राधिकारी का नाम होता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग। ये जांच करता है। मैंने आपको 100 रुपये दिए, जैसे मानो मैंने आपको 100 रुपये दिए, 100 रुपये का मैंने आपको दे तो दिए, लेकिन उस 100 रुपये का अगर हिसाब किताब पूछे कि एक एक रुपये का हिसाब बताओ कि एक एक रुपया कहाँ लगा, किस किस जगह एक एक रुपये लगा, उस 100 रुपये का पूरा हिसाब किताब रखने का जो काम करता है, उसका नाम है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अब हम पढ़ेंगे, हम NCERT बुक के आधार पर बातचीत कर रहे हैं कि नियंत्रक का मतलब क्या होता है, महालेखा परीक्षक का मतलब क्या होता है। इसके अलावा इस नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा कि यह प्रमुख
ये जो कैग है ये प्रमुख ऐसे भारतीय संविधान के तहत प्रमुख ऐसा अधिकारी होगा, जो प्रमुख अधिकारी, जैसे हम माने कि सरकार के अंदर के जो प्रमुख अधिकारियों का नाम आता है उसमें ये प्रमुख माना जाता है कैग। कैग के कार्यों के बारे में हमें पता चला, थोड़ा बहुत पता चल गया कि आखिर इसका काम क्या है। निगरानी रखना, पैसों के हिसाब किताब के बारे में ये ध्यान रखता है कि पैसों का उपयोग सही हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम बातचीत करते हैं, नियंत्रक का अर्थ लिख लेते हैं, उसके बाद में महालेखा परीक्षक का अर्थ लिख लेते हैं, इसके साथ साथ में इनके गठन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अच्छा व महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और वर्तमान में जो चल रही 6 से 12 तक की जो NCERT की जो बुक है उस बुक के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक बिंदुओं को हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं नियंत्रक का मतलब क्या होता है। नियंत्रक, अगर आपको पूछ ले कि कैग का मतलब क्या होता है, नियंत्रक का मतलब क्या होता है, महालेखा परीक्षक का मतलब क्या होता है, तो अगर बातचीत करें कि नियंत्रक का मतलब क्या होता है, तो नियंत्रक के मतलब के बारे में पूछे या अर्थ के बारे में पूछे तो इसका अर्थ होता है कि सरकार के समस्त खर्चों की निगरानी रखना। सरकार के समस्त खर्चों की निगरानी रखना। ये क्या काम करता है। नियंत्रक का मतलब होता है कि सरकार के समस्त खर्चों की निगरानी रखना, ऐसा प्राधिकारी जो सरकार के वित्त पर नियंत्रण रखता हो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऐसा प्राधिकारी जो वित्त पर नियंत्रण रखता हो। जो वित्त पर जो नियंत्रण का काम करता है उस प्राधिकारी का नाम, उसका क्या नाम है, कैग नाम है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ये तो नियंत्रक का अर्थ है। अब हम लिख लेते हैं यहाँ महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक का क्या अर्थ है, इसके अर्थ के बारे में अगर चर्चा करें तो महालेखा परीक्षक का मतलब यह होता है कि इसका मुख्य कार्य है कि सरकार धन का उपयोग सही किया है या नहीं किया है। तो ऐसे हम यहाँ लिख लेते हैं इसका प्रमुख कार्य है कि सरकार ने धन का उपयोग सही किया है या नहीं। इसका प्रमुख कार्य है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कि पहला तो यह वित्त पर नियंत्रण रखता है, यह समस्त खर्चों पर निगरानी रखता है। इसके अलावा यह ध्यान रखता है कि जितने भी पैसे सरकार के पास में है इसका उपयोग सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम पढ़ लेते हैं कि जब इसका गठन किया गया था, इस नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग का प्रावधान किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको भी हमें ध्यान रखना है। उस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है, इनके बारे में क्या कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, हम ये लिख लेते हैं साथ में ही, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत प्रमुख प्राधिकारी होगा कैग। भारतीय संविधान के तहत प्रमुख प्राधिकारी होगा। ये कुछ बातें हमने यहाँ लिखी हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नियंत्रक का अर्थ का हमें पता चल गया कि ये किसकी निगरानी रखता है, वित्त की निगरानी रखता है, खर्चों पर ये नियंत्रण रखता है। महालेखा परीक्षक का मतलब ये हो गया कि सरकार के समस्त खर्चों पर निगरानी रखता है कि पैसों का उपयोग सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा
कैग के बारे में यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये भारतीय संविधान के तहत सबसे प्रमुख प्राधिकारी होगा। और सबसे प्रमुख प्राधिकारी होगा क्योंकि अंबेडकर साहब को पता था कि आने वाली पीढ़ियों में हमारे जो नेता होंगे वो नेता किस प्रकार घोटाला करेंगे, किस प्रकार पैसों के लालच में देश को, सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे, उस पर नकेल रखने के लिए सबसे पहले ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का हाथ होगा। अब यहाँ पढ़ लेते हैं, हम प्रावधान के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैग का प्रावधान किया गया है। अगर प्रावधान किया गया है तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, अगर नियुक्ति भी करेगा तो इनको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं प्रावधान की, और हम बातचीत करें कैग के प्रावधान की। कैग के प्रावधान के बारे में बातचीत करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 ये कहता है कि भारत में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है ये संविधान में उल्लेख किया गया है इनका। इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ लिख लेते हैं, प्रावधान के बारे में बातचीत करें तो इनके प्रावधान की जानकारी मिलती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ये कहता है कि भारत में एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा। इसका मतलब है कि वास्तव में संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, और किया गया है तो हम यहाँ लिख लेते हैं अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत 148 के तहत प्रावधान किया कि भारत में एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको हम सीधी सरल भाषा में कैग कहते हैं, कैग होगा। भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत में एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा। अब हम बातचीत करेंगे कि ये जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, इस पद का प्रावधान भारतीय संविधान में तो किया गया है, लेकिन ये प्रावधान हमने कहाँ से ग्रहण किया है? क्या भारत ने किसी देश से ग्रहण किया है या भारत ने किसी अधिनियम के तहत ग्रहण किया है? तो इनको ग्रहण की अगर बातचीत करें तो हमने पढ़ा है भारतीय संविधान में एक हम प्रावधान पढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने इस पद को ग्रहण किया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में कैग के बारे में प्रावधान किया गया था, और उस अधिनियम से हमने इस कैग के पद को यहाँ से उठाया है और वर्तमान भारतीय संविधान में उल्लेखित किया है। तो हम यहाँ एक बार इनके बारे में एक बार यहाँ लिख लेते हैं, हमने ये चीज़ कहाँ से ग्रहण किया है। तो हम यहाँ लिखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से इस पद को ग्रहण किया है। इसका मतलब है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग का प्रावधान हमने वहां से ग्रहण लिया है। अब हम एक बार पुनः चर्चा करते हैं कि कैग का प्रावधान क्या भारतीय संविधान में है? तो हाँ है। अगर पूछे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान मिलता है, किस अनुच्छेद में जानकारी मिलती है, तो उस अनुच्छेद का नाम है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148। इसके अलावा कि अगर प्रावधान किया गया है तो इस पद को हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो अगर ग्रहण की बात आए तो हमने इस पद के प्रावधान को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत शासन अधिनियम 1935 से अगर कोई पद का ग्रहण किया है तो 4 ऑप्शन में आए तो उसमें हमें करना है कैग के पद को ग्रहण किया है।
अब हम पढ़ते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है। तो अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो पता चल रहा है कि कैग एक भारत सरकार के अंतर्गत एक अधिकारी होता है, एक विभाग होता है। तो ये जो अधिकारी होता है ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो हम यहाँ बातचीत कर लेते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। कैग का मतलब होता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को सीधी व सरल भाषा में कैग कहते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पूछे कि कैग की नियुक्ति कौन करता है तो कैग की नियुक्ति करने का काम कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा कर दी गई, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाएगा। क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे या कोई भारत सरकार का अधिकारी दिलाएगा या राष्ट्रपति दिलवाएंगे या प्रधानमंत्री दिलवाएंगे या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष, इनको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा। तो कैग को शपथ दिलाने का जो काम करता है वो करता है राष्ट्रपति करता है। कैग को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और इस शपथ का जो प्रारूप है वो भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में उल्लेखित किया गया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नियुक्ति हो गई कि इनको नियुक्ति कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं शपथ के बारे में, और शपथ के बारे में यहाँ लिख लेते हैं कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और इनको अपनी भाषा में लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं कैग को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, जिसका प्रारूप का प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है, कि प्रारूप का प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है। तो हमने यहाँ 2 चीज़ों को पढ़ा है। पहली नियुक्ति, तो कैग की नियुक्ति करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा कैग को शपथ कौन दिलाता है, तो कैग को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और इस शपथ के प्रारूप का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में किया गया है। अब हम पढ़ेंगे इनके कार्यकाल के बारे में कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इसके अलावा इनके त्यागपत्र के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, अगर पूछे कि कैग का कार्यकाल कितना होता है, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, इसके अलावा कैग को पद से हटाने का प्रावधान किस तहत किया गया है, तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर बातचीत करें कार्यकाल के बारे में, तो कार्यकाल के बारे में चर्चा करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। दोनों में से जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष संपूर्ण हो जाते हैं या 65 वर्ष संपूर्ण हो जाते हैं, तो इनको सेवानिवृत्त होना पड़ता है। तो अगर आपसे पूछे कि कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल हमने कहीं पढ़ा 5 वर्ष या 65 वर्ष या 5 वर्ष या 64-62 वर्ष, जो भी हमने XYZ पहले पढ़ा है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को याद रखना है कि कैग का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कार्यकाल। और आपसे एक थोड़ा सा निवेदन भी है, आप देख तो रहे हैं ये वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी के सहयोग से ही ये कक्षा संचालित हो रही है। तो हम कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो यहाँ भी ये भी लिख लेते हैं शब्दावली, जो भी पहले हो। अगर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के बारे में अगर पूछें तो वो पद कौन सा है, कैग है। अब इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कि ये अपना त्याग पत्र
किसको देता है। पहले हम बातचीत कर लेते हैं कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले। इसके अलावा एक प्रावधान और किया गया है कि सेवानिवृत्त के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब हम बातचीत करेंगे कि इनका प्रावधान ये किया गया है कि अगर कोई कैग के पद पे काम किया गया व्यक्ति सेवानिवृत्ति के आयु के बाद, यानी जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, तो उसके बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन अपने वर्तमान समय को मद्देनजर रखते हुए चर्चा करें तो ऐसा एक कैग के पद पे कार्य किया हुआ व्यक्ति था जिसको बाद में राज्यपाल के पद पर काम करने के लिए नियुक्त किया था। हम बातचीत करें तो एक 7वें कैग के पद पे काम किया था, उनका नाम था टी.एन. चतुर्वेदी। टी.एन. चतुर्वेदी को बाद में राज्यपाल के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन हमें पता है कि राज्यपाल का जो पद है वो लाभ के पद में अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं 7वें कैग टी.एन. चतुर्वेदी, जिसका कार्यकाल माना जाता है 1984 से 1990। इसका मतलब ये हो गया कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष समापन हो गए थे। 7वें कैग टी.एन. चतुर्वेदी को सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल बनाया गया। तो हम बातचीत करें टी.एन. चतुर्वेदी की। टी.एन. चतुर्वेदी का कार्यकाल 1984 से 1990 के मध्य था। जो 7वें भारत के कैग थे उनको सेवानिवृत्ति के बाद में राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया था टी.एन. चतुर्वेदी को। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कि ये अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो ये त्यागपत्र किसको देंगे। तो हम यहाँ साथ में ही त्यागपत्र के बारे में बातचीत कर लेते हैं। त्यागपत्र, और त्यागपत्र कैग अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो हम यहाँ लिख लें कैग अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। अब हम इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। कार्यकाल के बारे में चर्चा की तो कार्यकाल इनका माना जाता है 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष जो भी पहले हो, और ये 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु के बाद में जब सेवानिवृत्त होते हैं तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ है कि टी.एन. चतुर्वेदी 7वें कैग थे जिन्होंने 1984 और 1990 के मध्य काम किया था। इनको सेवानिवृत्ति के बाद में शायद कर्नाटक या पता नहीं केरल का ऐसे मिलते ही जानकारी कि इनको शायद केरल का राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन अपने को ये याद रखना है कि इनको क्या बनाया था, राज्यपाल बनाया गया था। अब हम बातचीत कर लेते हैं इनके वेतन व भत्तों के बारे में कि भारतीय संविधान में इनके वेतन व भत्तों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कौन कौन सी जानकारी मिलती है, इनको कितने वेतन व भत्ते मिलते हैं, इनको वेतन भत्ते कौन देता है, क्या भारतीय संविधान में इनके वेतन व भत्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो कैग की वेतन व भत्तों के बारे में बातचीत करें तो जानकारी ये मिलती है कि कैग को वेतन भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन व भत्ते मिलते हैं उतने ही कैग को वेतन व भत्ते मिलेंगे। अगर उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होती है तो उनके भी वेतन भत्तों में बढ़ोतरी
अपने आप हो जाएगी। क्या कैग के वेतन व भत्तों में कभी हानिकारक परिवर्तन किया जा सकता है? तो हमें पता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का आपातकाल की स्थिति के दौरान या राष्ट्रीय जो आपात लगा होता है उसकी स्थिति में इनके वेतन व भत्तों में हानिकारक परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा वेतन व भत्तों में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में होगा कि आपात कौन सा आपात? तो यहाँ हमें वित्तीय आपात को ध्यान रखना है कि अगर देश में वित्तीय आपात लगा हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का यानी कैग को भी वेतन व भत्तों में इनके हानिकारक परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे इसके अलावा कभी भी इनके वेतन व भत्तों में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कैग की नियुक्ति हुई है और उस नियुक्ति के समय कैग का वेतन 2,50,000 रुपये है, तो बाद में ये नहीं कि नियुक्ति ज्वाइनिंग के बाद में 2,25,000 कर दिया, नहीं, आप इसको 2,50,000 से 2,51,000 कर सकते हो, लेकिन इसमें हानिकारक परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हम इनके वेतन व भत्तों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं वेतन व भत्ते। और वेतन व भत्तों में जानकारी मिलती है कि कैग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन व भत्ते मिलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन व भत्ते मिलते हैं। कैग का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगर पूछे कि कैग का वेतन भत्ता किस निधि पर भारित होते हैं, तो उस निधि का नाम है भारत की संचित निधि। और इनको वेतन भत्ते किस, अगर ऐसे पूछ लिया कि उच्चतम न्यायालय के, आपको यह याद रखना है, उच्च न्यायालय नहीं करना है, यहाँ आपको उच्चतम न्यायालय ध्यान रखना है कि कैग को जो वेतन भत्ता मिलेगा वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर मिलेगा। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले वहाँ ऑप्शन में दे दे उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इसके अलावा कैग के वेतन व भत्तों में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपको याद रखना है कि कैग के वेतन व भत्तों में किसी भी प्रकार से हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और हानिकारक परिवर्तन एक बार किया जा सकता है, यानी एक स्थिति में किया जा सकता है, और वो क्या स्थिति है? वो है वित्तीय आपात की स्थिति। अगर देश में वित्तीय आपात लगा हो और वित्तीय आपात लगी स्थिति में अगर कैग के वेतन व भत्तों में हानिकारक परिवर्तन करें, तो उसमें किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है और उसमें हानिकारक परिवर्तन किया जा सकता है। हम पढ़ रहे हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको सीधी व सरल भाषा में कैग कहते हैं। कैग के वेतन व भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान मिलेंगे और कैग का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आपको पूछ ले कि राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं या भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, तो हमें यह याद रखना है कि ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके अलावा कैग के वेतन व भत्ते हमें किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक स्थिति में किया जा सकता है कि देश में वित्तीय आपात लगा हुआ हो, और वित्तीय आपात की स्थिति में कैग के वेतन व भत्तों में हानिकारक परिवर्तन किया जा सकता है। ये साथियों
हमने कैग की संरचना, गठन, प्रावधान, ग्रहण, इसके अलावा नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र, वेतन व भत्तों के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा। इसके अलावा जो बाकी जो बातें हैं वो हम अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब साथियों आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। आप सभी के सहयोग व आशीर्वाद से कक्षा संचालित हो रही है। धन्यवाद।